रेवेन्यू कोर्ट और यहां से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। एक बहुत बड़ी खबर यहां आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अभी 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर किए थे, गए थे तिहाड़ जेल और आज तारीख है 20 और यानी ठीक 18वें दिन अरविंद केजरीवाल को अब परमानेंट जमानत मिल गई है। ये खबर है जो प्रेम कुमार जी दे रहे थे, एक खबर पहुंचा रहे थे। प्रशांत टंडन जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल की जो बेल आई है राजीव जी, अभी देखिए जो अब जमानत के बाद जब वो बाहर आएंगे तो पिछली बार वो मुख्यमंत्री की तरह फंक्शन नहीं कर रहे थे, अब इस बार फंक्शन करेंगे और अब ये रास्ता खुलेगा मनीष सिसोदिया के लिए भी। तो ये एक नई मुसीबत और बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती है कि अपोजिशन जो है वो कितना और स्ट्रांग होगा। तो मेरा कहने का राजू जी मतलब ये कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। अब केजरीवाल भी बाहर हैं, हेमंत सोरेन भी हो सकता है कि बाहर आएंगे जल्दी। तो ये सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि ये सरकार मोदी जी खुद भी चलाना नहीं चाहते लंबे समय तक। उनका हाव भाव फैसले करने के तरीके बता रहे हैं कि वो भी इच्छुक नहीं है। और युवा वर्ग ये पेपर लीक की वजह से लगातार जो है वो बिल्कुल उम्मीद इनसे छोड़ चुका है। बहुत विरोध आगे के समय में होने जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि विरोध किसानों की तरफ से और छात्रों की तरफ से तो तुरंत होने जा रहा है। तो ऐसा माहौल देश में बन रहा है कि इस सरकार की अवधि को लेकर लगातार और रोज सवाल खड़े होंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। उसके अपडेट और हम आप तक पहुंचाएंगे। राव रेवेन्यू कोर्ट में मामला कल ही आपने सुना था कि इस पर बहस हुई थी और आज अभी इस वक्त जब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। शराब घोटाले का कथित शराब घोटाला, शराब की जो नीति है उसमें उसको लेकर के बहुत सारी बातें और उसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने गिरफ्तार किया था और चुनाव के समय 21 दिनों की अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी और उसके बाद अब उन्हें अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। उसमें और भी अपडेट के साथ हम आप तक आएंगे, लेकिन जल्दी से जी डॉक्टर राकेश पाठक जी जी केजरीवाल को जमानत जो अवकाशकालीन न्यायाधीश हैं उन्होंने दी है। न्याय बिंदु उनका नाम है। ये अपडेट है, अवकाशकालीन न्यायाधीश है। अवकाशकालीन आप जानते हैं कि कोर्ट में अभी छुट्टी का वक्त है, यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तमाम कोर्ट्स में, लेकिन छुट्टियों के वक्त भी कोर्ट की जो कार्यवाही है वो चलती है और उसके तहत कुछ सुनवाइयां होती हैं और उसी में आज राव रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत की अर्जी उनकी मंजूर की और आज उन्हें 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर मुचलके पे उन्हें जमानत देने की घोषणा कर दी। ये खबर अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं और हम चर्चा कर रहे हैं इधर दूसरी। अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद इंडिया गठबंधन में एक मजबूती और दिखाई देगी, साफ साफ ये दिखता है। और क्योंकि और शायद इसके साथ साथ उधर झारखंड में अब एक रास्ता और खुलेगा हेमंत सोरेन के लिए भी, ये भी देखेंगे। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को दोहराने वाले अब कई नेता बाहर नजर आएंगे और उनमें से 2 प्रमुख नेता, एक अरविंद केजरीवाल कल तक बाहर आ जाएंगे और दूसरे प्रमुख नेता हेमंत सोरेन को भी हम देखेंगे। कैसे देखा जाए? मोदी जी की छाती जो है वो संसद से लेकर सड़क तक नापी जाएगी कि ये 56 इंच थी भी कि नहीं थी। अब ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। कुल मिलाकर के जितनी लफाजी पिछले 10 वर्षों में हुई है उन सबका हिसाब किताब करने का समय लगता है नजदीक आ रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके की परिस्थितियां उनमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है राजीव जी कि ये सरकार जो है वो डगमगाती हुई सरकार है और इस पर ना मोदी जी को भरोसा है और ना मोदी जी के जो सहयोगी हैं उनको मोदी जी पे भरोसा है। विश्वास का संकट इस सरकार का सबसे बड़ा संकट राजीव जी है और ये विश्वास जो है सरकार के जो सहयोगी दल हैं और बीजेपी है उसके बीच में। राकेश पाठक जी जी डॉक्टर साहब खबर और आ गई है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब, उनको लोकसभा के सदस्य हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। जी भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा से आते हैं,
पुनः प्रोटेम स्पीकर अभी नियुक्त किया 1 मिनट पहले। जी देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात चल रही थी और कांग्रेस के सुरेश का नाम चल रहा था, क्योंकि सबसे पुराने, सबसे ज्यादा समय तक 8 बार के सांसद वो, और इनका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन भर्तृहरि मेहताब का नाम यहां प्रोटेम स्पीकर के रूप में। आप जानते हैं दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जो कुछ देर के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पीकर ओरिजिनल स्पीकर जब आएंगे चुन करके, उनसे पहले जो लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही को संचालित करता है प्रोटेम स्पीकर, और एक बहुत अहम रोल होता है। और उन्हीं के तहत जितने भी सांसद हैं वो भी शपथ लेंगे, और उनके साथ साथ ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये भी चलेगी। इसके बाद ये काम सौंपा जाएगा नए स्पीकर को। तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को, जो ओडिशा से ही सांसद हैं उनको, और आप जानते हैं कि ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, इनको चुना गया है। तो एक पे एक अभी इसी चर्चा के दौरान देखिए 2 ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा चुके हैं। एक, अरविंद केजरीवाल को परमानेंट जमानत मिल गई है, वो भी बिल्कुल लोअर कोर्ट से। और यह माना नहीं जा रहा था, यह समझा नहीं जा रहा था कि लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, लेकिन वहां से यह जमानत मिल गई। चलिए खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, तब तक हम कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी से किसी को हम जोड़ें, ताकि और भी इस पर जानकारी हम हासिल करेंगे। लेकिन अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। राजीव जी, राहुल गांधी आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, देखिए वो बातें किस तरीके से सच होती हुई दिखाई पड़ रही है। न्यायपालिका के ऊपर जो दबाव थे, वो आप देखिए दबाव किस तरीके से हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वरना क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि PMLA एक्ट का कोई मुकदमा हो और उसमें लोअर कोर्ट से जमानत मिल जाए? और हाई प्रोफाइल केस में नहीं हो सकता था। अब एक लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी का तिलिस्म टूट रहा है। दूसरा, राजीव जी, राहुल गांधी आज ही कह रहे थे कि मोदी जी की सिर्फ एक चिंता है, किसी भी तरीके से स्पीकर उनका बन जाए। वो देखिए अब सामने आ गया कि भर्तृहरि मेहताब जो है उनको बना दिया गया है। पहले वो बीजू जनता से सांसद हुआ करते थे और इसी चुनाव में इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए थे, और बीजेपी से वो हैं। यानी जो पैनल होता है लोकसभा संचालन का, उसमें वो पहले से थे। मतलब कई बार उन्होंने ओम बिरला की अनुपस्थिति में सदन का संचालन किया है। यानी कि के सुरेश को, जो अब तक की परंपरा है राजीव जी की सबसे सीनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, उसको ना बना करके राष्ट्रपति ने भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है वो लागू किया है, ये एक तरीके से समझा सकता है। इसका मतलब साफ है राजीव जी कि नरेंद्र मोदी की चिंता सिर्फ यही है कि किसी तरीके से स्पीकर उनका बन जाए, सरकार किसी भी तरीके से विश्वास मत हासिल कर ले, उसके बाद फिर जो है वो 6 महीने का समय गुजारा जाए, उसके बाद फिर कुछ उल्टा सीधा किया जाए। तो अब वो जो उल्टा सीधा क्या है ये देखना होगा। जो आपने प्रशांत जी से सवाल पूछा था, इसी में जवाब छिपे हुए सारे, कि नरेंद्र मोदी को आखिर अपना स्पीकर ही क्यों चाहिए है। और प्रोटेम स्पीकर भी आप जो है वो संसदीय परंपराओं के अनुसार अगर राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करती है, तो इसके पीछे छिपे हुए संदेशों को अच्छे तरीके से समझा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आकर के आज बातें की हैं, और कल राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिस तरीके से जो यूथ ब्रिगेड है विपक्ष की, खासतौर से इंडिया गठबंधन की राजीव जी, उसने जिस तरीके से संदेश दिया है और राहुल गांधी के सुर में सुन रहे हैं, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि चौराहों पर इंतजार किन्हीं महामानव का लोग बहुत कर रहे हैं। जी, लेकिन उधर जेल से भी बाहर निकलते हुए एक नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इधर नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी वाराणसी गए थे, उनके काफिले पर अगर चप्पल फेंक कर किसी ने अपना विरोध दर्ज कराया है तो ये काफिला नहीं बल्कि उनकी कार के ऊपर। और ये अपने आप में एक दुखद पहलू तो है ही, लेकिन साथ साथ आखिर विरोध के जो स्वर हैं इतने मुखर क्यों हो रहे हैं, ये भी जानना समझना जरूरी है, जिसकी चर्चा हमारे साथी प्रेम कुमार जी और आप तमाम साथी कर भी रहे थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा। लेकिन इस बीच 2 बहुत बड़ी खबरें। एक, अब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति जी ने कर दिया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है, और अपने जन्मदिन पे उन्होंने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को की घोषणा कर दी है। हालांकि ये घोषणा कल भी कर सकती थी, परसों भी कर सकती थी, लेकिन आज करने का मकसद शायद यही हो कि चलिए एक गिफ्ट लोकसभा को पहले से हम दे देते हैं। के सुरेश सबसे पुराने सांसद हैं इसी लोकसभा में, लेकिन उनका नाम नहीं आया, और भर्तृहरि मेहताब का नाम आया। चलिए जिसका भी नाम आए, लेकिन
कार्यवाही सुचारू ढंग से चले, इसकी उम्मीद सब करते हैं। तो एक तरफ लोकसभा, दूसरी तरफ इधर दिल्ली में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते हुए हम देख रहे हैं, और चौथी तरफ राहुल गांधी नीट के मामले में छात्रों से मिलते हैं। 10 जनपद पे छात्र आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद वो जाते हैं, छात्र वहां उनसे मिलते हैं। जो छात्र इस परीक्षा के कारण परेशान हुए हैं उनकी बात सुनते हैं राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले मीडिया के सामने जब आते हैं तो वो सीधा हमला बोलते हैं नरेंद्र मोदी पर और कहते हैं कि उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है। स्पीकर तक हम फिर से चलेंगे, लेकिन सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और आप सबके लिए एक बड़ी खबर इस वक्त है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके नेता अरविंद केजरीवाल अब जल्दी, उम्मीद करता हूं कल बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो घटनाक्रम है, बहुत तेजी से बदलते हुए इस घटनाक्रम में आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसे? लोअर कोर्ट से क्या आपको उम्मीद थी? यह अवकाश प्राप्त लोअर कोर्ट है, न्याय बिंदु जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है, और क्या अपडेट है सर्वेश जी? देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जितने भी लोग राजनीतिक रूप से इस देश में इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, जितने भी लोगों की आवाज को दबाई जा रही थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत उन लोगों की तभी भी हुई जब नरेंद्र मोदी जी को जो परिणाम मिले, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को परिणाम मिले, वही एक देश की जनता की बहुत बड़ी जीत थी। हम लोग को न्यायालय से बहुत ही उम्मीदें थी और उस उम्मीद के अनुसार आज का ये परिणाम आया है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता शुरुआत से कहते थे कि ये एक फर्जी भाजपा का मनगढ़ंत घोटाला है। जिस दिन भी किसी न्यायाधीश ने 4 सवाल तगड़े करने शुरू कर दिए, ईडी वालों की पोल खुल जाएगी। आपने देखा ही किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब सवाल कर जी सर्वेश जी डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हूँ जी, प्लीज देखिए, मैं इस केस में खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी हूँ। मैं इस केस में और इतनी बड़ी प्रोमिनेंट एजेंसी के कार्यप्रणाली से रूबरू हूँ, और इस देश की राजनीतिक जनता को, युवाओं को, सबको बोलता हूँ कि अगर आप सत्ता से लड़ने की ताकत रखते हो, नरेंद्र मोदी जी का कोई अस्तर नहीं है, वो आपसे किसी भी स्तर तक लड़ाई करेंगे। लेकिन आप डरपोक लोग हैं। ये डराएंगे कि आपको जेल में भेज देंगे, ये डराएंगे कि फर्जी केस कर देंगे। लेकिन जब आप अरविंद केजरीवाल बन जाओगे, जब आप संजय सिंह बन जाओगे, जब आप मनीष सिसोदिया बन जाओगे, और तो इनके ये हक्के बक्के रह जाएंगे। इनकी सिटी गुल जो आया है, ये पूरे देश के सामने एक आईना है कि कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, कैसे चुनाव के बीच में एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया। इस देश में इस लोकतंत्र की हत्या करने के समान ये कदम था, और न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। क्या ये एक सरप्राइज की तरह नहीं है आप लोगों के लिए? क्या आपने उम्मीद की थी कि लोअर कोर्ट से इतना बड़ा मतलब सरप्राइज आपके लिए आ जाएगा? आप लोगों ने उम्मीद की थी कि ये जो केस अभी हम लोग लोअर कोर्ट में लेके गए हैं, जमानत अर्जी जो लोअर कोर्ट में लेके गए हैं, उस पर इतनी जल्दी फैसला आ जाएगा? देखिए, जरूर है कि जिस तरीके के पुराने परिणाम रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के केस में, सांसद संजय सिंह जी के मामले में, कई बार हमारी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से भी कई बार हम लोग निराश होते हैं। लेकिन हम लड़ने का जो हमारा एक मादा है, लड़ने की जो शक्ति है वो कम नहीं होती। उम्मीदें पूरी रहती हैं। केस देखिए, सच्चाई की जब लड़ाइयां होती हैं तो ऐसी ही है, और तमाम समय में ऐसे लड़ाइयां हुई हैं। राजनीतिक रूप से जब भी किसी केस को लड़ा जाता है तो पता ही है कि वो एजेंसी तो लड़ाई लड़ नहीं रही है, उसके जो आका हैं वो लड़ रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मैं इस केस में खुद आरोपी हूं, और मैंने झेला है कि किस तरीके से अफवाहों को फैलाया गया, किस तरीके से इस पूरे केस के जरिए चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। तो ये सच्चाई की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की जीत है। हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी भी जेल में हैं। निश्चित रूप से वो लोग भी जेल से बाहर आएंगे, और मैं चाहता भी हूं कि इस पूरे देश में इस केस पे चर्चा हो। मैं चाहता हूं सत्येंद्र जैन जी के भी केस पे चर्चा हो, जिसको सीबीआई ने 2017 में ही बंद कर दिया था, और ईडी ने दोबारा खोल के 2 साल 3 साल से ज्यादा समय से उनको जेल में रखी हुई हो। देश में ये सब चर्चाएं होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के राज में जिस तरीके से संस्थाओं
को मारा गया, इस तरीके से संस्थाओं की हत्या की गई है, ये निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक का तंत्र उससे प्रभावित है। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक है। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है ये इस वक्त, जबकि अभी परसों से 3 दिन बाद लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो, और अंदर क्योंकि अभी आप लोगों को घेरने की कोशिश हुई दिल्ली में, पानी की किल्लत के कारण, गर्मी के कारण, बिजली के कारण, ये तमाम मसले थे। अब कितनी बड़ी राहत आप लोग महसूस कर रहे हैं? आगे की योजना क्या दिखाई दे रही है? और क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आज ये वो बाहर आएंगे या कल आएंगे? क्या कुछ सूचना है सर्वेश जी? देखिए, नियमतः वो कल ही आएंगे, वो आदेश पहुंचेगा, उसमें अभी बेल बॉन्ड के आधार है, वो सब चीजें होंगी। लेकिन पूरे दिल्ली और पूरा देश जानता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, तभी भी दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ते थे। दिल्ली में पानी की समस्या चल रही है, हरियाणा पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। कैसे कल से हमारे जल मंत्री आतिशी जी का अनशन भी इसी मामले पे शुरू होना था। देखिए, दिल्ली को उन्होंने एक मॉडल बनाया है दिल्ली में काम करके, और दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है। और दिल्ली के लिए जहां भी एक अच्छे नेता की जिम्मेदारी भी वही, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, हम लोगों की ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, उनके आने से बल मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में तानाशाही चल रही है अभी भी नरेंद्र मोदी और उनके अधिकारियों की, स्वास्थ्य मंत्री को ट्विटर से लेके चिट्ठियां जारी करनी पड़ रही हैं, होम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जब दिल्ली में इस तरीके की हीट वेव के हालात हैं तो बिना मुझसे लिए छुट्टी पे गया हुआ है। वो आईएएस की पढ़ाई करके एक आदमी आया, छुट्टी पे गया हुआ है। वो आदमी कहने रहा, समझिए किस तरीके की वो गद्दारी कर रहा है इस देश से। इस दिल्ली से मंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं, मंत्री का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली हीट वेव में इस तरीके से हालात हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिना मंत्री के सैंक्शन के छुट्टियों पे पड़े हुए। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के हकों की जो लड़ाई है उसमें अरविंद केजरीवाल का आना एकदम मजबूत देगा। और हमें भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े तानाशाह से लड़ने के लिए देश में अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, और वो जनता के जब सामने होंगे तो लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। जी, जब अरविंद केजरीवाल जी अभी सरेंडर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें आखिरी में अभिभाषण देके गए थे आप लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इंडिया गठबंधन की भी बात हुई थी। अब यहाँ से इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए कि क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि एक लड़ाई तो दिल्ली की आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई वहाँ केंद्र की कुर्सी की भी है। भले आप लोगों के पास 3 सीटें हैं, लेकिन बहुत मजबूत गठबंधन आप उसके हिस्सा हैं। उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ रणनीतियां आगे की होंगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से इस लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और जो इंडिया गठबंधन का हमारा मुद्दा था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा, हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि हम छोटे मनमुटावों को भुलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई थी इस तानाशाह को भगाने की, लड़ाई थी उसके तानाशाह के एरोगेंस को कम करने की, लड़ाई थी उनके वो जो एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों को तोड़ रहे थे, नेताओं को जेल में डाल रहे थे, उसको खत्म करने की। वो देश की जनता ने वो परिणाम दिया। देखिए, आपसी जो मामले हैं वो हम निपटा लेंगे, वो छोटे मामले थे वो निपटाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन एक बड़े कॉज के लिए एक साथ था, और वो कॉज में हम सफल होते दिख रहे हैं। और इस देश की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, जो एक देश का हमारा संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जिसकी वजह से एक इतने बड़े तानाशाह को उसकी हैसियत दिखाई गई। उसको दिखाया गया कि जनता, लोकतंत्र में लोक की ताकत बहुत बड़ी होती है, आप संभल जाइए। और उससे आप अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है। देखिए, 21वीं सदी की भारत में हम नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी के इस भारत में जब हम नासा की बात करते हैं, जब हम चांद पे प्लॉटिंग की बात करने लगे हैं, उसमें हम किसी 15वीं सदी को लेके 2 गुटों को लड़वा नहीं सकते हैं। तो इस दौर में जरूर से लोगों को भगाया जाए, और इंडिया गठबंधन का वो मुख्य उद्देश्य, हम लोग उस पर मिलजुल के काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो मुख्य काम है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, आप देखेंगे कि उसमें
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, समय निकाल कर इस गंभीर मसले पे और बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला। और बहुत बड़ी राहत की खबर आप लोगों के लिए कि अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, वो बाहर आएंगे कल, जहां तक आप उम्मीद जता रहे हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों की आगे की रणनीतियां, दिल्ली सरकार की, पंजाब सरकार की, और साथ साथ यानी आम आदमी पार्टी की, और इसके साथ साथ चूंकि इंडिया गठबंधन के आप घटक दल हैं और उसमें आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इन सब पे आप अपनी बात यहां रख रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और सीधा आप लोग जैसा जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अभी अभी जमानत की घोषणा हो गई है, ऑर्डर हो गया है, और कल अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां से इंडिया गठबंधन को एक और मजबूती, एक मजबूत नेता बाहर निकलकर और कई मसलों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देगा। प्रोफेसर रविकांत जी, दोबारा एक बार आना चाहता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ये जो खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हम लोगों के बीच, और एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के ऊपर चप्पल फेंक कर विरोध जताया जाता है, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। चर्चा ये भी कि अब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देश में युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक बात, एक खबर और भी जिसकी चर्चा प्रशांत टंडन जी कर रहे थे, वो ये कि मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है, जिसके बारे में कह रहे थे उद्धव ठाकरे। और वो कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तब भी हराएंगे, और पहले तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन सरकार पर काबिज होगा। कैसे देखते हैं इसको? आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है, एनडीए सरकार जिसको कहते हैं, एनडीए सरकार गिर जाए तो इंडिया की सरकार बनेगी, आपको लगता है? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी को इस समय एन नाम का फैक्टर बड़ा परेशान कर रहा है। एक तरफ तो बेचारे एनडीए की सरकार चला रहे हैं, फिर नीट का पेपर लीक हो गया, एनटीए बदनाम हो गया, और उसके अलावा एक नायडू और नीतीश बाबू हैं, वो डिमांड उनकी हो रही है कि साहब अमरावती के लिए 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। इधर नीतीश कुमार ने सामने बिठा करके उनको सुनाया। तो इतना मोदी जी कहाँ सुनने उनने के आदि है। असल नरेंद्र मोदी कभी गठबंधन सरकार चलाने के हैबिचुअल रहे ही नहीं। एक अकेला सब पर भारी, ये वो सोच करके चलते थे, लेकिन इस समय उनके हालात बेहद खराब हैं। हर रोज मुझे लगता है कि कोई ना कोई झटका नरेंद्र मोदी को लग रहा है। राजस्थान में आप चले जाइए, छोटे छोटे नेता वहां पर आंखें तरेर रहे हैं, यहाँ एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी की मीटिंग कर रहे हैं, मोहन भागवत उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर गए। ऐसे में उनके पास एक विकल्प है। अभी तो स्पीकर वाला ही मामला है, उसमें चंद्रबाबू नायडू खामोश है, अभी तक उन्होंने रजामंदी नहीं दी है। तो मोदी जी के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए। इस देश के लोगों के अच्छे दिन तो कभी नहीं आए, लेकिन 4 तारीख से मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए, और वो रोज ही इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बनारस में जो हुआ उस पर हम लोग जिक्र कर चुके हैं, और इस समय रोज डिमांड होगी अभी तो नीतीश और नायडू बाबू की। और फिर इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है सदन में, और स्पीकर साहब के हाथ से अगर वो स्विच निकल गया तो फिर क्या होगा, जवाब आप कैसे देंगे? इसीलिए मोदी जी चाहते हैं, जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मध्यावधि चुनाव हम करा ली जाए जी, वो मैसेज ये देना चाहेंगे लोगों को कि साहब देखिए हम काम नहीं करने पा रहे। हम जब पूर्ण बहुमत के साथ होते हैं, मजबूत होते हैं, तभी हम काम कर पाते हैं। तो इस मैसेज के साथ वो चुनाव में जाना चाहेंगे, लेकिन चुनाव के पहले सरकार इंडिया अलायंस की बन सकती है, और इसलिए बन सकती है कि जो एन फैक्टर है, यहां तो एक विक्रम है और 2 बेताल हैं। कब कौन डाल पर होगा, कब कौन पीठ पर होगा, ये नहीं पता मुझे।
तो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उससे घिरे होंगे। और ये देश मध्यावधि चुनाव की तरफ नहीं होगा, बल्कि एक परिवर्तन की तरफ होगा। जो रिजल्ट लोगों ने दिया है, लोगों ने नकारा है, रिजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी को, जी, बावजूद इसके वो सरकार बनाने में सफल हो गए। तो मुझे लगता है कि ये देश चुनाव की तरफ नहीं, बल्कि जो विकल्प है उसकी तरफ जाएगा। इंडिया की सरकार बन सकती है, और यही नीतीश, वो तो वैसे भी पलटी मारने में माहिर है, और जो भाषण इस समय दे रहे हैं उससे भी लगता है कि मोदी जी के सामने वो कुछ खेल करने जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को अचानक जमानत, उसके क्या मायने हैं, और यहां से इंडिया गठबंधन और कितना मजबूत दिखाई देता है? क्योंकि बात इसलिए, अचानक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोअर कोर्ट से, और अभी शाम तक हम लोग जब ये कार्यक्रम कर रहे थे तब तक कहीं से कोई खबर नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी तक को पता नहीं था कि ये एक सरप्राइज मिल जाएगा, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। और अब इस जमानत के बाद क्या जरा उस पहलू को भी समझा जाए जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले और अब में बहुत फर्क है। क्या इसको भी उस हिसाब से भी देख सकते हैं क्या? जुडिशियरी पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी देश के लोकतंत्र के लिहाज से भी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलती थी इस मसले पे, मनी लॉन्ड्रिंग केस। बिल्कुल राजीव जी, सरप्राइज शब्द जो आपने निकाला है उसमें वो बचाव भी है कि जुडिशरी का सम्मान भी करें, क्योंकि सरप्राइज वर्ड बहुत कुछ वेग है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को समन के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सीधे कहा था कि आपके पास तो मनी ट्रेल ही नहीं है, आप लोअर कोर्ट में प्रोसीड कैसे करेंगे, तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा। याद है, वहां से शुरू कीजिए। इसका मतलब सरप्राइज फैक्टर ये नहीं है जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने छोड़ा है। इसको तो हम सरप्राइज फैक्टर इसलिए मान रहे हैं कि हमने न्यायालय से लगातार सरप्राइजिंग फैसले देखे हैं। इसलिए जो जेन्युइन फैसला है, जो पहला मैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को कोट करता हूं, उसी को स्टेटमेंट के हिसाब से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग हमें लग रहा है क्योंकि बीते दौर में लगातार सरप्राइजिंग फैसले आए। इसको माहौल बदलना बोलते हैं। आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि माहौल बदला है, और इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जुडिशरी कंप्रोमाइज रही है। लंबे समय से अपोजिशन को, नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जाता है। खुद जुडिशरी के स्टेटमेंट से मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप थोड़े लगा रहा हूँ। हेमंत सोरेन के मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था, बताया था कि भाई आप कैसे, आपका ये मामला चलेगा, वैसे ही लता, लेकिन सिर्फ है कि टिप्पणी करके छोड़ दिया। जो राहत मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिला, क्योंकि वो उसका गुनाह था कि वो विपक्ष का नेता है, विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता लागू होने के बाद जेल भेजे गए। भाई मजाक बात थोड़े है। वो तो बाद में आपने डेमोक्रेसी में इक्वल फील्ड पर इतना हंगामा हुआ तो न्यायालय ने इक्वल फील्ड के आधार पर वो भी इस ऐसी शर्त लगा दी। राजीव जी, मैं अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास सामने होता उनकी जगह पे, तो मैं कहता ही नहीं, स्वीकार नहीं करता। मैं कहता जेल में रहना मंजूर है, मुख्यमंत्री का अधिकार छोड़ के हम जाएंगे क्या? मुख्यमंत्री का अधिकार रखवा करके जेल से रिहा किया। ये भी एक जुडिशरी का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सोच सकते थे ना खत्म कर मान सकते थे, क्योंकि जुडिशरी खुद कहती रही, कई याचिकाएं खारिज हुई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि नहीं, जेल से मुख्यमंत्री का अधिकार चलाने का राइट है कि नहीं। जुडिशरी ने कहा कि हम इसका फैसला नहीं कर सकते। जब आप इसका फैसला नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री के अधिकार को मुलतवी करने का फैसला कैसे कर सकते हैं? जी, ये सवाल है। अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया नहीं, क्योंकि उनको रिहाई चुनाव में जरूरत थी। लेकिन चुनाव के दौरान आप इक्वल फील्ड्स भी बोलते हैं,
गिरफ्तारी भी होने देते हैं, छोड़ भी देते हैं, और इलेक्शन खत्म, बात खत्म, चुनाव खत्म, बात खत्म। तो जो मकसद था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का, मोदी सरकार ने पूरा कर लिया। अगर ये बदनाम नहीं होते अरविंद केजरीवाल तो 7 सीट का बीजेपी जीत ले जाती। चुनाव में हराना उनका मकसद था, बदनाम करना उनका मकसद था। उस मकसद को जुडिशरी के जरिए उन्होंने पाया, जुडिशरी ने कोऑपरेट किया। मैं बोलूंगा इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। जुडिशरी इस्तेमाल हुई है, ये दिख रहा है। जुडिशरी के शब्दों को मैं कोट करके कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को कोट करके कह रहा हूं कि जब कहीं मनी ट्रायल नहीं है, ये तो चलेगा ही नहीं ट्रायल कोर्ट में। और नहीं चले कहने का मतलब जमानत देनी पड़ी। नहीं, आप तो चल रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। सीजेआई ने खुद इस मसले को, इस बात को 2-3 जगह पे वो किया है, कोट किया है, इसलिए आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। सीजेआई ने खुद, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, इस बात को उन्होंने कोट किया है। इसलिए प्रेम कुमार जी, जो बात आप रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है और रखनी भी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं थोड़ा सा कंक्लूज ही करता हूं, जो कि आखिरी दौर में है। तो मैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है, विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। और ठीक, हालांकि इसके परिणाम की इसकी समीक्षा होगी, क्योंकि अभी सरकार का बहुमत पाना वो समय अभी आना बाकी है। और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं, या जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से प्रवक्ता यहाँ थे जो बात बोल रहे थे, वो टोन बना रहता है कि नहीं रहता है, ये सब भी आने वाले समय में इस फैसले से जुड़े हुई बातें होंगी, जिस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इसको हम ये जरूर मानते हैं कि विपक्ष की जीत हुई है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है। जी, विपक्ष की जीत। और अभी तक जो कुछ होता आया उसमें आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है अचानक, और वो भी तब जबकि चुनाव की घोषणा हो जाती है। चुनाव की घोषणा 16 को होती है, 16 मार्च को चुनाव की घोषणा, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिलती है। चुनाव प्रचार करते हैं अरविंद केजरीवाल। 2 जून को अरविंद केजरीवाल फिर से सरेंडर करते हैं, और आज 20 जून को अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके के साथ उनको जमानत की घोषणा हो जाती है। यह फैसला सुना दिया जाता है लोअर कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर यह केस है। अब यह कहा जा रहा है कि जो ईडी है वो जाने वाली है हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कि इन्हें जमानत इनकी खारिज की जाए। चलिए खैर, अब आगे क्या कुछ होगा, लेकिन एक बात यहां डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक एक भरोसा भी बनता है। देखिए, भले ये अवकाश प्राप्त कोर्ट है, न्याय बिंदु जज जो हैं, जज न्याय बिंदु उनका कोर्ट है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम कहीं एक फैसला ऐसा तो आ रहा है जहां एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। नहीं तो यही हो रहा था कि ईडी के मामले में और ऐसे केसेस में आपको सुप्रीम कोर्ट के नीचे तो राहत मिलनी ही नहीं है। ये बार बार ये बात आती थी, और इसमें शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी सहित जितने भी न्यूज मेकर्स हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं अरविंद केजरीवाल के, ये सब सरप्राइज्ड हैं कि आखिर ये फैसला आ कैसे गया। हमने तो उम्मीद नहीं की थी। ये बात इसलिए हो रही है, जरा आपसे समझूं कि एक उम्मीद की किरण के साथ साथ, जो न्यायपालिका पे उम्मीद की किरण की मैं बात कर रहा हूं, वह उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन, और जो अभी हम लोग राहुल गांधी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वो कितना और मजबूत दिखाई देता है। यहां से कितनी उम्मीद जगती है हेमंत सोरेन के लिए। कुमार जी जो कह रहे थे उसके 1-2 उदाहरण और भी हैं। अभी कर्नाटक के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मामले में अदालत ने कहा कि वे कोई टॉम डिक हैरी नहीं है कि वे कहीं भाग जाएंगे। वैसे ही 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। अभी आज की तारीख तक तो केजरीवाल हैं, चूंकि सूर्यास्त हो चुका है इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाए। हम सब जानते हैं कानून के मुताबिक सूर्यास्त के बाद न कोई जेल में अंदर जा सकता है, ना आ सकता है। कल वे बाहर आ जाएंगे। उम्मीद की किरण जरूर देखना चाहिए, और उम्मीद की किरण दिखाने का काम, टॉर्च बियरर का काम जनता ने किया है। जनता ने उम्मीद की किरण दिखाई है कि अब इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी।
नरेंद्र मोदी को उसने आईना दिखाया है कि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे थे वो राजनीति मंजूर नहीं है। राजनीति कैसी होना चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग दिखा रहे हैं। आज देखिए राजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा क्या था? नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, उसको लेकर बात कर रहे थे। राहुल गांधी पिछले 2 साल से 3 साल से जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनका सोशल मीडिया का पूरा कैंपेन आप देख लीजिए, उनके अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वे जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं उम्मीद की किरण देश के लिए भी है कि देश की राजनीति लोकोन्मुखी होने जा रही है, जनोन्मुखी होने जा रही है। और इससे सबक सीखकर अगर नरेंद्र मोदी अपने भीतर कुछ बदलाव कर लें, जनता के मुद्दों पर बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम नफरत की बात भुला दें, यद्यपि ये संभव नहीं है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा, हो सकता है उस दिन नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति भुला दें। उससे पहले मोदी के बस में नहीं है। वे अगले किसी प्रथम उपलब्ध अवसर पर फिर वही राजनीति करेंगे, फिर वैसे ही भाषण देंगे, फिर वैसे ही बयानबाजी उनकी हम सब सुनेंगे जैसी 10 साल से वे राजनीति कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद की किरण देखना चाहिए। शायद वे बदल जाएं, शायद वे लोकतंत्र का मान रखने लगें, शायद वे संविधान का मान रखने लगें, शायद वे भाईचारे और आपसी सद्भाव की बात करने लगें। नहीं कर पाएंगे तो ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हम सब जानते हैं। और उनकी अग्नि परीक्षा 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू होते ही शुरू हो जाएगी। हर दिन उन्हें उस भवसागर को पार करना होगा जिसका नाम है बहुमत। बहुमत का आंकड़ा उन्हें हर दिन, हर अवसर पर, किसी भी मौके पर, जिस दिन संख्या आधी हुई उस दिन सरकार गिर जाएगी। नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से किसी भी बिल को पारित करने में उन्हें कितनी मशक्कत करना होगी, ये सब हम देखेंगे। तो इसके लिए अभी हमें 24 तारीख से संसद के सत्र पर निगाह रखनी है, फिर देखते हैं क्या क्या नजारे सामने आते हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझूं, अरविंद केजरीवाल के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट और उसके साथ साथ यहां से कौन कौन से दरवाजे खुलते हुए दिखाई देते हैं? राजीव जी, ये पहला संकेत है कि इंस्टीट्यूशंस अब वापस आ रहे हैं। और अब एक इंस्टीट्यूशन अगर वापस आया है, ये जिस तरीके से जैसे जुडिशरी काम करती है, इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, हम लोगों को ये इतना नहीं मानना चाहिए कि सब ये मेरिट में होता है, जो दिख रहा है वही होता है। मेरिट तो बहुत पहले भी थी, मेरिट तो पहले भी थी, यही मेरिट तो नहीं चेंज हो गई। उनको गिरफ्तार करने के आधार नहीं बदल गए जी। तो अगर गिरफ्तार करने के आधार नहीं बदले तो जमानत देने का आधार कैसे बदल गया? तो ये एक संकेत है कि अब देश की जुडिशरी भी उस जन भावना को, मैंडेट को पढ़ रही है कि अब वो डर से बाहर आ रही है। और आप देखिए, मतलब बहुत किसी भी लीगल सर्किल में आप बात करें, कहीं भी एक बात लोग करते हैं लोया फैक्टर की। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग बात करते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि लगातार हायर जुडिशरी से, लोअर जुडिशरी से एक फैसले जो आ रहे थे, उसका एक ट्रेंड था। वो ट्रेंड ये था कि सरकार के पक्ष में सारे फैसले आ रहे थे। सरकार जिसको जेल में रखना चाहती थी उसको जमानत नहीं मिल रही थी। पॉलिटिकल वजहों से जेलों में लोग डाले जा रहे थे। सामने साफ साफ है कि इलेक्शन के पहले कैसे ईडी जो चला जाता था, ईडी ने सरकारें गिराई हैं, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ईडी ने पार्टियां तोड़ी, हम कैसे भूल सकते हैं? और उसमें जब ईडी ने पार्टी तोड़ दी, सब हो गया, महाराष्ट्र की कल ही उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है। ये संकेत जो राजीव जी मिला है ना, अब तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, अब फैसले होंगे।
और चुनाव अक्टूबर में है, अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र का कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी रोप, उनको बहुत लंबी डोर दे दी वहां के स्पीकर को, क्या फैसला करो, स्पीकर फैसला नहीं कर रहे हैं। तो अब ये सब चीजें जो है धीमे धीमे एक जिसको कहें कि डेमोक्रेसी की तरफ चीजें लौटेंगी। अब एक तरफ संकेत आया तो ब्यूरोक्रेसी संकेत आएगा, चुनाव आयोग से भी संकेत आएगा, क्योंकि जनता के सामने सबको झुकना पड़ेगा। अभी आधे घंटे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रांड मोदी कैसे उनकी हवा निकल रही है। आज तो वो सुई की जगह सूरा घुस गया ब्रांड मोदी के गुब्बारे में। आज तो बड़ा छेद हो गया ये कि जमानत मिल गई। तो अब देखिएगा कि धीमे धीमे ये संकेत जो है वो पुलिस तक, जुडिशरी तक, ब्यूरोक्रेसी तक सब तरफ जाएगा और यहाँ से चीजें अब तय होंगी। जी बिल्कुल, एक संकेत ऐसा संकेत जहां से एक अलग हिंदुस्तान, अभी तक जो हिंदुस्तान था उसमें एक परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए लोअर कोर्ट से अगर यहाँ केजरीवाल को जमानत मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सरप्राइज कह सकते हैं, वो यहाँ दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर जैसे राहुल गांधी हमलावर रहे और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन का कुनबा और बढ़ेगा, आप जानते हैं कि काफ़ी मुखर रहते हैं बोलने में अरविंद केजरीवाल, वो बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी और ऐसे भी दिल्ली में जमावड़ा बहुत खास होने जा रहा है 24 तारीख से। और इन सब के बीच जरा आपके पास भी आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल की इस सरप्राइज जमानत और यहाँ से आगे की राजनीति को, सियासत को? राजीव जी, ईडी की तरफ से ईडी के वकील ने शांति नहीं धरी। वो कहता रहा कि 48 घंटे का स्टे लगा दीजिए, हमें टाइम दीजिए, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये बताता है कि किस तरह से उनके पीछे पड़े रहते थे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी के अधिकारी, और वकील किस तरह उनका पीछा करते थे, ये बात साबित है। दूसरी बात यह है कि ईडी ने कहा, ईडी के एएसजी ने कहा, एसवी राजू ने, कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की, हमारे पास पुख्ता सबूत है वगैरह वगैरह। यानी सबूत है, पेश नहीं कर पाए। तो भाई सबूत होने का मतलब क्या है? किसी के पास कोई भी सबूत हो सकता है, तो मामला टाफिस है। मुझे लगता नहीं कि अब अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोई ताजा मुहिम ईडी वाले करेंगे, उन्हें सबक मिल गया है। और जो बात अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, बीजेपी केजरीवाल को जेल में रखने का फायदा उठा चुकी है। अगर केजरीवाल बाहर होते तो 7 की 7 सीटें बीजेपी को नहीं मिलती, निश्चित ही नहीं मिलती। लेकिन बीजेपी ने यहां उसका फायदा उठा लिया है। अभी भी फायदे में बीजेपी, क्योंकि बेईमानी से की गई रणनीति उसके साथ चल रही है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, अरविंद केजरीवाल पे चर्चा और आखिर यही से करते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं? यहां से देश की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है? क्या झारखंड में भी हेमंत सोरेन बाहर आते हुए दिखाई देते हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी, अब देखिए मौसम जो है बदल चुका है काफी अच्छे तरीके से, और लू भी आज नहीं चली है कुल मिलाकर के। और दिल्ली में मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था बहुत दिनों के बाद इस मौसम में जाकर के। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में जो स्थितियां बदल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी ने आज कहा कि वो 56 इंच सिकुड़ करके वो 32 इंच या 24 इंच जो भी समझिए 18 इंच जो भी है वो हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से राजीव समझा सकता है। और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो दबाव थे वो दबाव किस तरीके से ढीले हो रहे हैं, इसको इससे अच्छे तरीके से राजीव समझाया जा सकता है। कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा राजीव जी कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और कदम कदम पर इसको एक कहा जाए प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। संसद से लेकर सड़क तक रोज अब नारे गूंजेंगे और मोदी जी को अगर सरकार चलानी है तो ये नारे सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और नहीं चलानी है तो नमस्ते करके घर जाना होगा। जी बहुत